एक गंभीर बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही सुमित्रा के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद सुमित्रा ने फूलों की माला बनाने का काम शुरू किया और अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। सीमा बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो माला बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दे। कल सोमवार है तो माला बनाने का काम थोड़ा ज्यादा होता है। माँ, तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला है। फिर मैं माला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना काम आराम से कर ले, फिर मेरी मदद कर दियो। थोड़ी देर बाद सीमा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता भी अपने ऑफिस से घर आ जाती है और सुमित्रा की दोनों बेटियां मिलकर सुमित्रा के साथ सारी मालाओं का बनाने का काम पूरा करवा देती हैं। तुम दोनों मदद नहीं करती तो सुबह तक भी ये माला बनाने का काम पूरा ना होता। तुम दोनों को भूख लगी होगी तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम सुबह से माला बना रही हो। तुम बैठो, आज का खाना मैं बना लेती हूँ। हाँ माँ, तुम आराम करो। मैं और दीदी मिलकर खाना बनाकर ले आते हैं। कितनी अच्छी बेटियां दी हैं भगवान ने मुझे, लेकिन कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तब तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। नहीं दीदी, माँ को तो मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, तो वो मेरे साथ ही रहेंगी। ऐसे ही उन तीनों के बीच हंसी मजाक से प्यार बना रहता है और सीमा और सरिता मिलकर खाना बनाकर ले आती हैं और अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। तभी एक दिन सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता उससे कहती है, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुभाष मेरे ऑफिस में मैनेजर हैं। मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं सुभाष के परिवार को तुमसे मिलने के लिए अपने घर बुला लूं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा, अगर तू उस लड़के से शादी करना चाहती है तो ठीक है, अगले हफ्ते उनको घर बुला ले, मैं भी उस लड़के से मिल लूंगी। अब अगले हफ्ते सुभाष और उसके घर वाले सरिता के घर आते हैं और दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी भी दे देते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुभाष के साथ सरिता की शादी हो जाती है। सरिता शादी के अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सुभाष के साथ अपने घर आती है। माँ, मैं तुम्हें और सीमा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। अभी सीमा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और तुम भी कब तक माला बनाने का काम करोगी? सुभाष के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ, तो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सरिता की बात सुनकर सुभाष उसे बहाने से हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में ले जाता है। यह सब क्या बकवास है सरिता? जब तुम्हारी माँ का अपना घर है तो वो हमारे घर में क्यों रहेंगी? और ऊपर से तुम अपनी बहन को भी मेरे घर में ही रखोगी? ये तुम क्या कह रहे हो सुभाष? ये सब तो मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही बताया था। और वैसे भी जब छोटी नौकरी करने लग जाएगी तो वो घर संभालने के लायक हो जाएगी। उसके बाद माँ और छोटी यहाँ आराम से रह लेंगे। बस 1 साल की ही तो बात है। मैं अपनी माँ और बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और इन दोनों को संभालो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही इस बहस को सुमित्रा और सीमा सुन लेती हैं और जब सुभाष और सरिता बाहर आते हैं तो सुमित्रा उनसे कहती है, बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में रुकना पाप है, इसीलिए हम तुम्हारे घर नहीं रह सकते। और रही बात खर्चे की तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं और सीमा मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और अगले साल तो सीमा की नौकरी भी लग जाएगी, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। बाकी तुम्हें जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने चले आना। लेकिन माँ, अरे क्या सरिता, अब तुम माँ की बात भी टालोगी क्या? अगर माँ को यहीं रहना है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करो। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी
सुमित्रा की छोटी बेटी सीमा उससे कहती है, माँ, शादी के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है। मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो तुम्हें मेरे साथ न रहने दे। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची, तू इतनी चिंता मत कर। अभी पहले तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तू उस पर ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी। फिर तुम्हें ये माला बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और सीमा की ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से कंप्लीट हो जाती है और उसके तुरंत बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है और उसे भी अपने ऑफिस के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो भी सरिता की तरह एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। चलो माँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं और अशोक तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। मैं इस तरह से तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अब सीमा अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ दिन बाद सीमा का पति और सास बार बार उसे अपनी माँ को उनके घर पर छोड़कर आने के लिए कहने लगते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ थोड़े बहुत दिन यहाँ रहेंगी, लेकिन ये तो यहीं आकर बस गई। मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ, इन्हें इनके घर पर जाकर छोड़ आओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अशोक? जिस माँ ने बचपन से मुझे पाला पोसा, उसके बुढ़ापे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपनी माँ को यहीं पर रखूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। तुम मेरी बात जरा कान खोल कर सुनो। ये घर तुमने मुझे दहेज में नहीं दिया है। मेरा घर है यह, और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं इस घर में रखना चाहूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी माँ की सेवा करने का, तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। सुमित्रा छिपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सबसे अलविदा लेकर अपना सामान पैक करके वहां से लौटकर अपने घर आ जाती है। लेकिन सीमा को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह हर महीने अपनी माँ से मिलने के बहाने आती और उन्हें महीने भर का खर्चा दे आती। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी देखभाल के लिए सीमा अपना सामान पैक करके अपनी माँ के पास रहने के लिए आने लगी। तभी अशोक ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो ये इतना बड़ा बैग पैक करके? मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए कुछ दिन उनके पास ही रुकूंगी। अच्छा, और मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर आप हैं, इतने सारे नौकर चाकर भी हैं। देखो, तुम्हें अपनी माँ के घर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे मिलकर आना है तो मिल आओ। जाओ, और शाम को घर आ जाना। क्या मतलब है आपका? यहाँ मेरी माँ बीमार है और मैं बस उनका हाल चाल पूछकर वापस आ जाऊं? उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है। अब चाहे आप हाँ करो या ना करो, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। बहुत सुन ली मैंने आपकी बेफजूल की बातें। जैसे आपको अपनी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ, और जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। यह सब देखकर सीमा अपनी माँ के घर आ जाती है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर अपनी माँ को समय पर दवाइयाँ देती है। लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन सरिता पर बहुत गुस्सा आता है। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएंगी। जब से उनकी शादी हुई है, उन्होंने तो हमारी ओर झांक कर भी नहीं देखा। हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मेरी शादी में भी बस एक ही दिन के लिए आई थी। पता नहीं था कि एक अमीर लड़के से शादी करके दीदी इतना बदल जाएंगी। बेटा, मेरी सरिता ऐसी नहीं थी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना वे हमसे मिलने, हमारा हाल चाल पूछने जरूर आती। तू एक बार उसके ससुराल जाकर उससे मिल आ, मेरे भी कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अपनी माँ के कहने पर सीमा अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके ससुराल जाती है। तभी वह देखती है कि सरिता का शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गया है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। दीदी, आपको क्या हुआ?
आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? और आप कभी मुझसे या माँ से बात क्यों नहीं करती और ना ही कभी हमसे मिलने आती हो? सीमा, अच्छा हुआ तू आज मुझसे मिलने आ गई। ना तो आज मेरी सास घर पर है और सुभाष भी बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गए हैं। भगवान ने बहुत सही दिन पर तुझे मेरे पास भेजा है। ऐसी क्या बात है दीदी, बताइए। मुझे लगा था कि पैसों के साथ साथ ये लोग दिल के भी बहुत अमीर होंगे, लेकिन शादी होने के बाद मुझे पता चला कि सुभाष की पहले भी एक पत्नी थी जिनसे उनका तलाक हो गया था, क्योंकि सुभाष शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता था। मैं नहीं जानती थी कि सुभाष ऐसा है। मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करती। शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसने मेरे साथ भी वही बर्ताव चालू कर दिया और मेरी सास भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है। और अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो वो दोनों मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और तो और मुझे घर से बाहर जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं छोड़ते, और ना ही मेरे पास कोई फोन है जिससे मैं किसी से बात कर सकूं। तू मुझे अपने साथ यहाँ से ले चल, मैं इस नर्क में अब और नहीं रहना चाहती। सरिता की बातें सुनकर सीमा की आंखों में पानी आ जाता है और वह उसे वहां से लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने पति के पास तलाक के कागज भेज देती है और उससे तलाक लेकर खुद नौकरी कर कर अपनी माँ का ध्यान रखती है। सीमा भी उन दोनों के साथ ही रहती है। तभी कुछ दिनों बाद सीमा के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीमा को लेने उसके घर आ जाता है। अपने सासू माँ से अपने बुरे व्यवहार के लिए वे माफी मांगता है और हर महीने उनके पास खर्चे के कुछ पैसे भी भेज देता है। समय समय पर सीमा भी अपनी माँ और बड़ी बहन सरिता से मिलने के लिए आती रहती थी। कुछ महीने बाद सरिता की शादी नीरज नाम के एक अच्छे से लड़के से हो जाती है, जो सरिता के साथ साथ उसकी माँ का भी अच्छे से ध्यान रखता था। साधना की तबीयत बहुत खराब थी। वो सरकारी अस्पताल की लाइन में लगी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब वो खड़े खड़े थक गई तो सामने वाले आदमी से बोलकर वो जमीन पर बैठ गई। बुढ़ापे में अकेले इधर उधर धक्के खाती रहती हूँ। दोनों बेटियों को क्या कभी मेरी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी लाइन को देखा और फिर वो अपनी जिंदगी के पिछले सालों में लौट गई, जब उसकी बड़ी बेटी मेघा का 12वीं का रिजल्ट आया था। माँ देखो, मैं पास हो गई हूँ, बस 3 साल पढ़ाई और फिर मैं एक अच्छी जगह पर नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और छोटी की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर मेघा की छोटी बहन मधु भी खुश होकर अपनी बहन से बोलती है, बस दीदी, अगले साल मेरे भी तो 10th के बोर्ड हैं, फिर मेरी भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। दोनों बहनें अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करेंगी और सारा पैसा लाकर माँ के हाथ में रखेंगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बुनो। समय थोड़ा और आगे निकल गया और मेघा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब आकाश अपने माता पिता के साथ साधना के घर आया था। बहन जी, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से शादी ब्याह करते हैं। मैंने सोचा बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। मेरे बेटे को कनाडा में अच्छी जॉब मिल रही है, सोच रहा हूं इसकी शादी करके ही इसे वहां भेजूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मेघा के लिए इतना कुछ कर सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और मेघा के जितने भी कागज तैयार होने हैं वो आकाश अपने आप देख लेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद साधना मेघा से कहती है, इतना कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने वाली थी। हाँ माँ, इरादा तो मेरा ऐसा ही था, लेकिन फिर आकाश से मेरी बातचीत होने लगी और फिर आकाश को कनाडा से बुलावा आ गया। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप कनाडा जाकर हम लोगों को भूल जाओगी, आप तो वहां जाकर अमीर हो जाओगी। हाँ, आकाश ने मेरे लिए भी बात की है, शायद मैं भी वहां जाकर नौकरी करने लगूं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हें भी पैसे भेजा करूंगी। देख, मुझे शादी तो तुम दोनों की करनी ही है। अगर तू आकाश के साथ खुश है तो फिर मैं तेरी शादी आकाश से ही कर दूंगी। और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की,
तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना चाहिए। साधना अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि मेघा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी। फिर बिल्कुल साधारण तरीके से आकाश और मेघा की शादी हो जाती है और वो लोग कनाडा चले जाते हैं। मधु भी ग्रेजुएशन कर रही थी, साधना अभी भी सिलाई कढ़ाई का ही काम कर रही थी। इसी तरह समय थोड़ा और आगे निकल जाता है। मेघा को कनाडा गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का साधना को बड़ा दुख था। मधु, 1 साल हो गया है मेघा को कनाडा गए हुए। उसने तो पलटकर ना अपनी खबर दी ना हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और वहां से उसकी खैर खबर ले। और मैं तो कहती हूँ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मोबाइल भी ले ले। अगर मेघा का नंबर मिलता हो तो हम भी फोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ। तू फिक्र मत कर, बस 2 साल की बात है। उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी और तुझे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मधु आकाश के घर जाती है। हमें नहीं पता आकाश और मेघा के बारे में। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने जादू टोना कर मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। न फोन करता है न फोन का जवाब देता है। वो तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया है। आप मुझे जीजा जी का फोन नंबर दे दो, हम फोन करके देख लेंगे। माँ को दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो तो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन तो किसी की चिंता नहीं करती। उसने तो मेरे बेटे को भी हमारी चिंता नहीं करने दी। मधु कुछ नहीं कहती, बस फोन नंबर लेकर चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। मुझे मेघा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे। वो तो हम लोगों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है माँ, वो अमीर हो गई है, अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेंगे। हमसे बात करते हुए तो उसे शर्म आएगी ना। मेघा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं दोनों। मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखते ही देखते मधु का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ, अब बस तुम खुश रहो। देखो मेरी नौकरी लग गई है और अब ये कपड़े सिलने का काम भी बंद करो। तुम्हारी आंखें वैसे ही बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूं कि तेरी नौकरी लग गई है। सुन मधु, तेरे पास तो फोन नंबर है ना? एक बार आकाश को फोन मिलाकर देख ले। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है मेघा की तरफ से। माँ, 4 साल होने को आए हैं, क्या मेघा को तेरी याद नहीं आती? वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी। और तू कहती है मैं हर बार फोन करती हूँ, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक होगी माँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मधु एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे मधु को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था। उसी कंपनी में सचिन नाम का लड़का भी काम करता था। धीरे धीरे मधु की उससे दोस्ती होती है और फिर एक दिन वो दोनों भी शादी करने की सोच लेते हैं। मधु अपनी माँ साधना से सचिन के बारे में बात करती है। मधु बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था तेरे लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। तू भी फिर मेघा की तरह चली जाना और कभी पलट कर अपनी माँ की खबर मत लेना। ऐसा नहीं है माँ, जब मेघा अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं मेघा नहीं हूं जो आपको भूल जाऊंगी। सचिन भी अपने माता पिता के साथ साधना के पास आता है। इस तरह मधु की शादी भी सचिन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मधु प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने अपनी शादी से पहले एक जगह एक घर देखा था। मैं सोच रहा था कि हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं। ऐसा करेंगे, एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक घर की किश्त तो भर देगा। और तुम घर देखोगी मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा घर पसंद किया है, तो तुम खुश हो जाओगी। और मैं सोच रहा था कि घर पर तुम्हारा ही नाम लिख दूं। सचिन इतने प्यार से मधु को सब बोल रहा था कि मधु भी खुश हो गई कि उसके नाम से एक घर होगा। तभी उसे साधना का ख्याल आता है। सचिन, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले कह ही दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है और मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कब कहा कि तुम माँ का ध्यान मत रखो? हम ऐसा करेंगे कि महीने की 1 तारीख को उनके लिए राशन पानी घर पर रख देंगे। वो तो अकेली रहती है, उनका खर्चा क्या ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी, पर पहले तुम मुझे घर दिखा कर लाओ। सचिन मधु को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और मधु को घर पसंद आ जाता है और वो लोग सोच लेते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीनों तक तो सचिन साधना के घर जाता और उसे राशन पानी दे देता, लेकिन धीरे धीरे उसने साधना के पास जाना छोड़ दिया। साधना ने वापस से मोहल्ले के लोगों के यहाँ से कपड़े उठाकर सिलने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफी समय हो गया था।
साधना ये सब सोच ही रही थी कि तभी लाइन में लगे हुए उस आदमी ने साधना को आवाज दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गई थी कि अस्पताल में बैठी हुई हूं। वो अपनी दवाइयां लेकर घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने, दो अमीर बेटियों की मां हूं, लेकिन उन दोनों को तो अपनी मां की कभी याद ही नहीं आती। और एक मैं हूं कि उन लोगों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साधना थकी हारी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधा जाकर चारपाई पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से मेघा अंदर आती है और आकर अपनी मां के गले लग जाती है। मेघा, तू इतने सालों बाद, तू ठीक है ना बेटी? मैं तेरी फिक्र में आधी हो गई हूं। कितने फोन किए तुझे, तूने कभी हमसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। मां, मेरे पास अपना कोई फोन था ही नहीं। फोन तो आकाश के पास था और वहां जाकर उसने अपना अलग ही रंग दिखाया। उसने सब कुछ झूठ बोला था। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी कि मैं भी उसके साथ जाकर वहां पर नौकरी करूंगी और उसके सर पर जो कर्जा था उसे उतारने में मदद करूंगी। उसकी असलियत मैं आपको बता ना दूं, इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं करने दी और ना खुद कभी आपका फोन उठाया। फिर किसी तरह मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने मेरी मदद की और मैं यहाँ भारत चली आई। और अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी माँ। और ये मधु कहाँ है? मधु ने भी अपनी दुनिया बसा ली है बेटा। शुरू में तो उसने मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब वो ना तो यहाँ आती है और ना ही मेरा फोन उठाती है। और कभी उठा लेती है तो कहती है कि समय नहीं है। मुझे माफ कर माँ, मैं वहां बुरी तरह फंस गई थी, इसलिए तेरा हाल चाल नहीं ले पाई। अब मैं यहीं पर ही नौकरी करूंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। साधना से मधु का एड्रेस लेकर मेघा उसके घर जाती है। मधु मेघा को देखकर हैरान हो जाती है। तब मेघा अपनी आप बीती उसे सुनाती है। मैं तो इस देश से बहुत दूर थी, लेकिन तूने क्यों नहीं माँ का ख्याल रखा? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे लगा कि तुम भी तो अमीर होकर हम दोनों को भूल गई हो, तब भी हमारा गुजारा हो रहा है। मैंने सोचा माँ भी अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेगी। हम दोनों बहनों से गलती हुई है मधु। हमारी माँ ने हमें कितने दुख और तकलीफों से पाला है, इससे हम दोनों अनजान नहीं है। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी माँ को वो सारी खुशियां दे जो हम उनसे कहती थी। हाँ मधु, मेघा ठीक कह रही है। मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। अगर मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा होता तो नहीं, हम अपने किए की माफी मांग लेंगे। सचिन, मेघा और मधु तीनों वापस आते हैं और साधना से माफी मांगते हैं। साधना सबको माफ कर अपने गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों अमीर बेटियां अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती हैं।